हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कम बैक माय चैनल। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे मौर्य वंश से जुड़े हुए फैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को जैसे कि पता है हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं भारत का, जिसमें क्रम वाइज वीडियो चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, मगध साम्राज्य पे नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद के बारे में पढ़ा था और घनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम वही मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। और इसके पहले हमने और एक वीडियो देखा था, ईरानी और यूनानी आक्रमण, जो घनानंद के समय में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो पहले आप जाइए उसको देखिए, तब ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी से कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम चलिए देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, आपसे एक बस रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ रेड बटन पे जाके आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट था। तो चलिए हम देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे मौर्य वंश के जानकारी का स्रोत, मतलब मौर्य वंश कहाँ कहाँ से हमको मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे कुछ साहित्यिक स्रोत है, जैसे अर्थशास्त्र, जो चाणक्य थे जिनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, उन्हीं का पुस्तक एक अर्थशास्त्र है जिसमें राजनीति से संबंधित सिद्धांत है उस बुक में, उससे मिलता है। इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत मेगास्थनीज रहता था, उसका पुस्तक इंडिका है, उससे मिलता है। पुराण से मिलता है। मुद्राक्षस है, विशाखदत्त द्वारा लिखा गया नाटक है। बौद्ध और जैन ग्रंथ से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ पुरातात्विक स्रोत है, जैसे अशोक के शिलालेख है, जो काफ़ी मात्रा में उन्हें शिलालेख स्तंभलेख बनवाए थे। भवन, स्फूत है, गुफाएं, मृदभांड, जूनागढ़ आदि अभिलेखों से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं मौर्य वंश की स्थापना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने किया, ठीक है, और किसकी सहायता से हुआ, और मगध पे जो मौर्य वंश का स्थापना हुआ किस शासक के बाद हुआ। ठीक है, तो यहाँ तीनों फैक्ट क्लियर होगा मेरा। तो यहाँ पे नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, उसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और किसकी सहायता से तो पूछा जाता है, तो वही चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है, इन्हीं की सहायता से नंद वंश को नष्ट करके मौर्य वंश की शासन स्थापना किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरा फैक्ट क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यहाँ पे तो हमने स्थापना देखा, ठीक है, कि कौन शासक था जिसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना हुई। चलिए यहाँ देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ देखते हैं। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है, कौन, सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एस्ट्रो के अनुसार उपनाम पाली, इनका नाम था उपनाम पालीपुत्रम, पाटलिपुत्रम बोला जाता था, उनके अनुसार इनका पहचान हुआ था। प्लूटार्क के अनुसार एंड्रोकोटस। ठीक है, जो तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य से ही जाना जाता है। यहाँ पे मुद्राक्षस नामक एक नाटक है, विशाखदत्त द्वारा लिखा गया था, और पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षुद्र कुल का कहा गया है। ठीक है, मतलब नीच जाति का। लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथ से ज्ञात होता है कि मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जानकारी हुई। और चंद्रगुप्त मौर्य पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म के अनुयायी था, तो उन्होंने जैन धर्म का अनुयायी था। उन्होंने जैनी गुरु भद्रभाव से शिक्षा ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फैक्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं और जुड़े हुए फैक्ट उनसे।
यहाँ पर चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक युद्ध हुआ था, ठीक है, एम्पियास, ठीक है, उनका वर्णन किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया, उसको कहीं कहीं बुक में हेलेना भी देता है, उन्हीं से शादी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना। और उनके उपहार स्वरूप उन्होंने क्या दिया था, काबुल, गंधार, हेरात, मकरान जैसे उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त को दे दिया था सेल्यूकस निकेटर ने। ये सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो जो हम लोग पढ़े घानानंद के शासनकाल में जो सिकंदर आया था उन्हीं का सेनापति था। हालांकि सिकंदर वापस चला नहीं गया था, मर गया था जाते ही समय। उनका ये सेनापति भारत में ही उनके विजय क्षेत्रों में शासन कर रहा था, ठीक है। तो वही जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, दोनों के बीच युद्ध हुआ था। और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे फैक्ट है छोटा बहुत जो एग्जाम में लगभग पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे है मेगास्थनीज, सबसे इम्पोर्टेंट, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, ठीक है। इन्हीं का पुस्तक इंडिका थी जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में विशेष उल्लेख किया गया है और पाटलिपुत्र का भी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे और देखते हैं जुड़ा फैक्ट। यहाँ पे है जस्टिस नामक एक यूनानी लेखक था, उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की फौज से लगभग पूरे भारत को रौंद दिया था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो जाती है, स्वर्ण वेलोगोला में उपवास के दौरान होता है। ये कहाँ है स्वर्ण वेलोगोला, ये कर्नाटका में है। तो एग्जाम पूछे जाते कहाँ हुई थी, किस कारण हुई थी, तो उपवास के कारण हुआ था और सन 298 ईसा पूर्व में, ठीक है। उनके द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य विशाल साम्राज्य की स्थापना कर लिया था, जिसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल के बड़े भाग के अतिरिक्त पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी शामिल थे, ठीक है फ्रेंड्स। उनका पुत्र कौन हुआ, पुत्र बिंदुसार के बारे में देखेंगे। ये हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था सारे हम लोग कवर किया, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे बिंदुसार, उनका पुत्र बिंदुसार हुआ जो उनका उत्तराधिकारी हुआ। उनका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। तो यहाँ पे अमित्र घात, हम लोगों ने यहाँ पे अमित्र घात पूछा जाता है कि किससे बोला जाता है, तो बिंदुसार को, या अमित्र खंड संस्कृत में इसका उल्लेख किया गया है, जो उसका अर्थ होता है शत्रु को विनाश करने वाला, ठीक है। अमित्रकेटस यूनानी ग्रंथ में इन्हें अमित्रकेटस कहा गया है, वायु पुराण में इन्हें मद्रसार, जैन ग्रंथ में इन्हें सीसेन और एक चीनी साहित्य है फाटल में चुनिल, इनमें बिंदुपाल। तो सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे नामों से किन्हें जाना जाता है, बिंदुसार को ही जाना जाता है। पूछा जाता है कि वायु पुराण में क्या कहा गया है या मद्रसार कहाँ पे उल्लेख है, तो वायु पुराण में ऐसे ही करके उल्टा सीधा करके एग्जाम में पूछे रहते हैं एग्जाम वाले, ठीक है। तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है फ्रेंड्स। एक बात हमने यहाँ बताने भूल गई कि हम लोग ने जो मगध साम्राज्य का वीडियो देख रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट है, इसका 2-3 पार्ट और आएगा क्योंकि लंबा चैप्टर है, ठीक है। एक वीडियो में कवर करना मुश्किल था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप आने वाले वीडियो भी देखिएगा, ये फर्स्ट पार्ट है। चलिए यहाँ पर और देखते हैं बिंदुसार से जुड़ा हुआ फैक्ट। यहाँ पे बिंदुसार को आजीवक संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बिंदुसार का कुछ विदेशी से मैत्रीपूर्ण संबंध के बारे में जाना जाता है। पूछा जाता है कि किस शासक के द्वारा था, या सीरिया के शासक जो एंटियोकस थे उनने किस मौर्य साम्राज्य या मगध साम्राज्य से व्यावसायिक संबंध था, तो बिंदुसार है। 3 वस्तु उन्होंने मांगा था बिंदुसार ने सीरिया के शासक से, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। उन्होंने 2 चीज़ें भेज दी, ठीक है। ये एक दार्शनिक नहीं भेजा था। तो यहाँ पे पूछा जाता है किसका संबंध था सीरिया के शासक से, तो बिंदुसार था। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डायनोसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के राजदरबार में भेजा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे एक और है, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम थे, वो डायमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राजदूत बना के भेजा था, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आप लोग को क्लियर करना। चलिए और देखते हैं जुड़ा फैक्ट। यहाँ पे है बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में के लगभग हो गई, ठीक है।
उनके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है, जिसके दबाने के लिए पहले सुसीम को और बाद में अशोक को उन्होंने भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदुसार से जुड़ा हुआ इतना ही फैक्ट था। अब उनका पुत्र के बारे में, अशोक के बारे में जानेंगे, जो उनका उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, इनका शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अशोक से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा फैक्ट है, यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत ही कवर किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। उनका अभिलेख, शिलालेख है और कुछ अन्य फैक्ट है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आने वाले एग्जामों में एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका ना छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक महान 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है ना, और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद ही 261 ईसा पूर्व में कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेते हैं। हालांकि 273 ईसा पूर्व में ही उन्होंने राजगद्दी प्राप्त हो गई थी, लेकिन युद्ध में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने के कारण उन्होंने 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक कराते हैं और 261 ईसा पूर्व में कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार करते हैं, जो यहाँ पे इस युद्ध को बहुत महाभयानक माना जाता है। मानव संहार लाखों संख्या में हुई थी, और इसी युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ था और बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, कि किस युद्ध के बारे में, और इसका 13वें शिला अभिलेख में इस युद्ध के बारे में जानकारी भी उल्लेख किया गया मिलता है। ठीक है, हालांकि इन्होंने बहुत क्रूर व्यक्ति माना जाता है, बोला जाता है इन्होंने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी हासिल की थी। तो वही 261 ईसा पूर्व में इनका हृदय परिवर्तन के बारे में उल्लेख किया गया है, क्योंकि इन्होंने अहिंसा को त्याग दिया। ठीक है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ के राज्यपाल थे, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो अवंती के राज्यपाल थे। उनकी माता कौन थी, सुभद्रा थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे फैक्ट क्या है, यहाँ पे चलिए देखते हैं। मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सा है, मास्की, गुजरा, एक नेट्टूर है, एक उद्योलौकिक भी है, उनका नाम अशोक मिलता है। ठीक है, लेकिन 2 ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अशोक को पुराणों में क्या नाम मिलता है, अशोक वर्धन बोला जाता है, और ब्राह्मणी लिपि में प्रियदर्शी मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पिलनी के कथन के अनुसार यहाँ पे मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायनेसियस नामक एक राजदूत भेजा था। ठीक है, अशोक के दरबार में। तो यहाँ पे भी एक राजदूत के बारे में उल्लेख है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। उन्होंने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो पूछा था किससे उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, तो एक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक था, उन्हीं से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ अन्य फैक्ट भी है। यहाँ पे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। हालांकि तृतीय बौद्ध संगीति इन्हीं के शासनकाल में हुई थी, और उसी बौद्ध संगीति के प्रचार के लिए आसपास के सारे देशों में इन्होंने लोगों को भेजा था, प्रचार प्रसार और सम्मेलन में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्हें प्रसिद्धि माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा प्रचार किया था। इन्होंने आजीविका को रहने के लिए बाबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ये पहाड़ी बहुत पूछे जाते हैं कि किस पहाड़ी में या किसने कराया था बाबर की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण, तो अशोक ने। उस 4 गुफाओं का क्या क्या नाम था, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं भारत में जो सर्वप्रथम शिलालेख या स्तंभलेख अभिलेख जो भी है, सर्वप्रथम अशोक के द्वारा ही खुदवाया गया था। ठीक है, उस 4 भाषाओं में था, कौन कौन सा था, ब्राह्मणी था, खरोष्टी था, ग्रीक था, अरमाइक था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा जाता है ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, मतलब उस लिपि में, और खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से, और शेष जो भारत में है उनका अभिलेख शिलालेख वो सारे ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख प्राप्त है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए यहाँ पे और देखते हैं।
यहाँ पे अशोक के जो अभिलेखों का खोज पूछा जाता है किसने सर्वप्रथम किया था, यह कब हुआ था, तो 1750 ईसा पूर्व में पादेत्री प्लेंथर ने की थी। ठीक है, जिसकी संख्या 14 थी। तो सन याद रखना है, नाम याद रखना है। और सर्वप्रथम इस लेखों को पढ़ा कौन, तो 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रीसेस नामक व्यक्ति को सफलता मिली, मतलब उन्होंने इस अभिलेखों को पढ़ लिया। ठीक है, 1837 ईसा पूर्व में। यहाँ पे और एक फैक्ट है, पूछा जाता है कि अशोक के उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल हुए थे। और अंतिम पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य के शासक कौन हुआ, तो बृहद्रथ हुआ था। ठीक है, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ। उन्हीं का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जो 185 ईसा पूर्व में उनकी हत्या करके मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, और मौर्य शासक 137 वर्षों तक चला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा जाता है कि मौर्य वंश के बाद किस शासक का स्थापना हुआ, तो शुंग वंश की किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग। तो जब ये इसका हम लोगों ने मगध साम्राज्य का 1, 2, 3 वीडियो आएगा, उसके बाद हम लोग शुंग वंश ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म हुआ, और भी अशोक से जुड़े हुए फैक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल में बने रहिएगा और आने वाले वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि आपका यहाँ का मगध साम्राज्य से जुड़ा पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, उनके अभिलेख लेखों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड, मेरे वीडियो देखने के लिए। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसे लगा, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।